नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन रेखा ने नगर पालिका परिषद सुकमा के वार्ड क्रमांक 1 सुभाष चंद्र बोस वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभान्वित परिवार के घर पहुंचकर उनसे भेंट की है। और ये पहली बार हुआ जब प्रदेश के राज्यपाल इस क्षेत्र में आए हैं। उन्हें देखकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा खुशी व्यक्त हो गई। राज्यपाल रेखा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही समीर विश्वास के घर पहुंचे और उनसे बातचीत कर शासन से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी ली। उनके आगमन से ग्रामीण अभिभूत हो गए हैं और उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर हर्ष भी व्यक्त किया है। राज्यपाल रमेन रेखा ने बीते दिन मुंगेली जिले के प्रवास के दौरान अधिकारियों को अपने कार्यों का विश्लेषण करने और जनहित के लिए पूरी संवेदना से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। राज्यपाल रेखा ने घटते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए जल स्तर बढ़ाने और विशेष प्रयास करने, जल संचयन के लिए प्रेरित करने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने जिले में तालाब और डबरी निर्माण योजना के अंतर्गत प्रगति के संबंध में जानकारी ली है। जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा डबरी निर्माण के लिए भी कहा है। राज्य शासन द्वारा बस्तर की समृद्ध जनजातीय कला और संस्कृति की धरोहर को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम 2025 उत्सव का भव्य संभागीय स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर पंडुम के संभागीय स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर बस्तर की वैभव गौरवशाली संस्कृति को सहेजने और संवारने सहित वैश्विक पटल पर पहुंचाने के लिए सरकार ने बस्तर पंडुम कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बस्तर की संस्कृति परंपरा को दुनिया के लोगों को जानने समझने का अवसर मिलेगा। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने नवरात्रि के पावन अवसर पर नई दिल्ली स्थित अपने शासकीय आवास पर विधि विधान से पूजा अर्चना की है और साथ ही गृह प्रवेश किया है। गृह प्रवेश समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद संतोष पांडेय, विजय बघेल, चिंतामणि महाराज सहित अनेक वरिष्ठ नेता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बयान देते हुए कहा कि बस्तर को लेकर न केवल केंद्र की सरकार बल्कि हमारे राज्य सरकार भी गंभीरता से काम कर रही है। बस्तर में शांति की बहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए जब से हमारी सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार हुई है, तेज गति से काम हो रहे हैं। बस्तर में शांति और विकास के लिए काम हो रहे हैं। देश के गृह मंत्री ने जी का भी लगातार बस्तर आना हो रहा है। निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, इस पर मजबूती से काम भी हो रहा है। से बस्तर को लेकर न केवल केंद्र की सरकार, हमारी राज्य सरकार जिस संजीदगी से, जिस गंभीरता से बस्तर को लेकर काम कर रही है, बस्तर में शांति की बहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए जब से हमारी सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार हुई है, तेज गति से काम बस्तर में शांति और विकास के लिए हो रहा है। देश के गृह मंत्री जी का लगातार बस्तर आना हो रहा है, अभी फिर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बस्तर की तरक्की, बेहतरी, बस्तर की शांति के लिए ये ऐतिहासिक होने वाला है। और जो संकल्प है मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, उस दिशा में और मजबूत और ठोस कदम होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वक्फ बोर्ड बिल के पास होने पर बयान देते हुए कहा कि 2014 से लगातार रिफॉर्म ट्रांसफर की, आपको बताते चलें कि ट्रांसफॉर्म की नीति पर सरकार काम कर रही है। बिल के राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थान पर पास होने के बाद में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म वक्फ संपत्ति को लेकर
होने वाला है। देश में रेलवे सेवा के बाद में सर्वाधिक जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास में है। उन्होंने कहा कि अगर जमीनों के मैनेजमेंट के बारे में आप विचार करें तो कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में वो जमीन है जिस उद्देश्य के लिए गठन होता है। उस गठन के विपरीत कुछ चुनिंदा लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। वो सरकारी संपत्ति हो, चाहे वो आदिवासियों की संपत्ति हो, अन्य किसी धार्मिक संस्थान की संपत्ति हो, बहुत सारी खामियां थी, व्यवस्था थी, उन सबको दूर करने का काम इस वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से हुआ है। वास्तव में अब संशोधन के बाद में एक दो आपको बताते चले कि आम मुस्लिम समुदाय विशेष करके गरीब उनके हित में इसका उपयोग होगा। संशोधन बिल के राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थान पर पास होने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म वक्फ संपत्ति को लेकर होने वाला है। देश में रेलवे सेना के बाद सर्वाधिक जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। सेना के पास 33 लाख, रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, तो वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इतनी बड़ी जमीन, और आप उस जमीनों के मैनेजमेंट के बारे में आप विचार करें तो कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में वो जमीन है। जिस उद्देश्य के लिए वक्फ का गठन होता है उस गठन के विपरीत कुछ चुनिंदा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जा रहा था, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, चाहे वो आदिवासियों की संपत्ति हो, अन्य किसी धार्मिक संस्थान की संपत्ति हो। ऐसी बहुत सारी खामियां थी, अव्यवस्था थी, उन सबको दूर करने का काम इस वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से हुआ है। वास्तव में अब संशोधन के बाद एक तो आम मुस्लिम समुदाय, विशेषकर गरीब, उनके हित में इसका उपयोग होगा, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, संवैधानिक होगा, पारदर्शी होगा और संपत्तियों का सदुपयोग होगा। आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए इसका उपयोग होगा। पहले महिला सदस्य नहीं होते थे, महिलाओं को भी स्थान होना चाहिए, ये भी इसके माध्यम से हुआ है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश अंतिम हो जाता था, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। वक्फ बोर्ड में पहले 2 सदस्य होते थे, निर्णय के लिए 3 सदस्य होने आवश्यक लगता है। ऐसे अनेक रिफॉर्म इस संशोधन के माध्यम से हुआ है। वास्तव में ये नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म लाने का, उसी की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ न केवल गरीब मुस्लिम लोगों को होगा, बल्कि अनेक तरह की जो शिकायतें आती थी वो सारी शिकायतों का निराकरण भी होगा, पारदर्शी होगा और वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग होगा, सही उद्देश्यों में उसका उपयोग हो सकेगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हुई महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने अलग अलग प्रकार की यात्रा की, कांग्रेस को इसका लाभ नहीं मिला, उसका नुकसान ही हुआ है। कांग्रेस जो भी करती है उसका नुकसान ही होता है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मुखी खाई है और नगर पंचायत में भी उनकी दुर्दशा हुई है। कांग्रेस को नहीं दिखता, वास्तविकता ये है, जनहित है और जनता की सरकारों से कांग्रेस के परिवर्तन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, कांग्रेस तो शून्यता की ओर बढ़ रही है।
चाहे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने अलग अलग प्रकार की यात्राएं की, उसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिला, उसका नुकसान ही हुआ। कांग्रेस जो भी करती है उसका नुकसान ही होता है। विधानसभा में मुंह की खाई कांग्रेस पार्टी ने, लोकसभा चुनाव में मुंह की खाई, नगरीय निकाय चुनाव में तो नगर निगम में शून्य में चली गई, पंचायतों में भी उनकी दुर्दशा हुई। तो कांग्रेस जो कुछ भी कर ले उसे कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वास्तविकता ये है जनहित और जनता के सरोकारों से कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब है नहीं, उसका दूर दूर तक नाता नहीं है। जनता दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस के परिवर्तन का कोई लाभ कांग्रेस को मिलेगा नहीं। ये सही है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल के नाते अपनी पार्टी में जो भी परिवर्तन, जो भी काम करना है, ये उसके लिए स्वतंत्र है, उससे मुझे कुछ कहना नहीं। लगातार हम लोग यही देख रहे हैं कांग्रेस के नेता कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को कमजोर करने का खेल चल रहा है और यही खेल जनता देख रही है, जनता को मजा आ रहा है। और जिलाध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया था, जरूर जिलाध्यक्ष लोग कुछ मार्गदर्शन करके आए होंगे नेता प्रतिपक्ष जी को। राजधानी रायपुर में दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल की जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि दान वीरों का सम्मान कार्यक्रम भी रखा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक सुनील सोनी, महापौर मीनल चौबे भी मौजूद रही। वहीं अग्रवाल समाज ने सीएम साय से नया रायपुर में कोई चौक चौराहा या फिर बिल्डिंग दाऊ कल्याण सिंह के नाम पर करने की मांग की है। साथ ही कोई एक राज्य अलंकरण सम्मान भामा शाह के नाम पर करने की मांग भी की है। समाज 4 सितंबर दानवीर दाऊ कल्याण सिंह, जिन्होंने रायपुर में डीके अस्पताल बनाया, जिन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज में 1728 एकड़ जमीन दान की और जिनके दान से एम्स बना है, ऐसे दानवीर दाऊ की जयंती मनाते हैं। और इस समय समाज ने निश्चय किया कि रायपुर को रायपुर शहर की पहचान देने वाले लोग, ऐसे दानदाता जिन्होंने दुर्गा कॉलेज बनाया, जिन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया, जिन्होंने विभिन्न डे भवन बनाए या जिन्होंने दानी गर्ल्स कॉलेज बनाया, बढ़ते कदम जिसने किया, ऐसे बड़े लोगों का सम्मान करें। साथ ही हम समाज प्रमुखों का भी सम्मान करने का निश्चय किया। आज ये सम्मान कार्यक्रम है और ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी जी और महापौर मीनल चौबे जी द्वारा किया जाएगा। एक तरीका है नए लोगों को दान के बारे में जानने का, क्योंकि आज की पीढ़ी नहीं जानती है कि दानी स्कूल को मराठी समाज के एक लोगों ने दान किया है, दुर्गा कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज को ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति ने दान किया है, डे भवन बंगाली समाज के एक व्यक्ति ने दान किया है। पूरे देश भर में भूजल स्तर की गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है और इसी तरह से कोरिया जिले में भी भूजल स्तर में आपको बताते चलें कि गिरावट को देखते हुए कोरिया प्रशासन की तरफ से आवा पानी झोंकी कार्यक्रम आरंभ किया गया है। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी के लिए कोरिया कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में मीडिया कर्मियों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की उपस्थिति में इस कार्यशाला में भूजल स्तर को बढ़ाने और इसके लिए उचित उपाय के सुझाव का आदान प्रदान किया गया। और साथ ही कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी की तरफ से भी मीडिया से अपील की गई है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भूजल स्तर बनाए रखने में मीडिया की सहभागिता बहुत जरूरी है। कार्यशाला के समापन के बाद में कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, जिला सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी, समस्त मीडिया कर्मियों ने पौधे में पानी डालकर वृक्ष को बचाने और जल स्तर को बढ़ाने के लिए संदेश दिया है। ये कार्यशाला मीडिया के साथ आयोजित की गई थी और इससे पहले भी हम लोगों ने ग्राम पंचायत में जन सहयोग का एक आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं, ताकि जो अब तक आधिकारिक रूप से या शासकीय योजनाओं के तहत जल संरक्षण के कार्य होते थे, उसमें स्वस्फूर्त लोगों का शामिल होना बहुत आवश्यक है। लगातार जल स्तर नीचे हो रहा है और इसका प्रयास किया जा रहा है कि लोग इससे किस प्रकार से जुड़ सके, ताकि चाहे वो नगर पालिका का क्षेत्र हो या ग्राम पंचायत का क्षेत्र हो, महिलाओं के माध्यम से एक जन आंदोलन रहे और लोग भी इसमें जुड़े
और स्वस्फूर्त ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करें जिसमें बहुत बड़े बजट की आवश्यकता नहीं है, किंतु आने वाले दिनों में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अवेयरनेस के लिए किस तरह की अपील रहेगी आपकी? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप छोटे स्ट्रक्चर्स अपने घर के पास जरूर बनाएं, खास तौर पर जो वर्षा ऋतु का पानी आपके घरों के छत से बहता है, सबसे पहले उसको संरक्षित करने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाएं। दूसरा, मैं जरूर निवेदन करूंगी सभी से हाथ जोड़कर कि जितने भी नल से पानी टपकता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता और उसमें से बहुत पानी निकल जाता है, कृपया जब भी ऐसे नल देखें तो उसको जरूर बंद करें। अपने घर के आसपास जो नल लगे हुए हैं उसमें छोटा सा टोटी लगाकर उसको बंद करने का प्रयास करें। सचिव संघ की हड़ताल 18वां दिन भी जारी रही और आपको बताते चलें कि सचिवों की हड़ताल की वजह से ग्रामीण स्तर पर सारे विकास काम बंद पड़े हैं। वहीं स्कूली बच्चों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही महासमुंद शहर के पटवारी कार्यालय के सामने 18 मार्च से जिले के पटवारी अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीय कारण को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे हैं। 17 दिन बीत जाने के बाद भी आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अब तक कोई भी ठोस पहल नहीं की है। राज्य सरकार का वादा खिलाफ के खिलाफ आपको बताते चलें कि सचिव अब कलम बंद आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहे हैं। सचिवों ने भी बताया कि राज्य सरकार सचिवों को शासकीयकरण करने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। अब पूरे प्रदेश में सचिव भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पहली बात तो ये कि सरकार जो है अपने घोषणा पत्र में सचिवों का शासकीयकरण के लिए उल्लेख करी थी। उसके बाद उन्होंने 30 दिन की समिति भी गठन की। अब वो समिति कहाँ गई उनको खुद नहीं पता, ना अभी तक उसका कोई रिपोर्ट जमा नहीं हुआ है। अब हमारे हड़ताल में बैठने के बाद फिर से वही समिति गठन हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दिखती है, उसकी कमजोरी दिखती है, जिसका खामियाजा हम सचिवों को भुगतना पड़ रहा है। और हम पंडाल में बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये उनका आदेश निकला था बीच में कि अपने कार पर 24 घंटे के अंदर लौटिए करके, हमने सबने मिलकर उस आदेश का आग लगा दिया। उसको क्या है, कहीं ना कहीं हमारी मांग है, हम भी अंदर से जल रहे हैं अपनी जो है शासन क्या वादा खिलाफी को लेके। तो शासन का कितना भी कोई भी कड़ा रुख आदेश रहेगा वो हमारे हिम्मत को डिगा नहीं पाएगा और हम अपना शासकीकरण लेके रहेंगे हर हाल में। अभी तक लगभग हम हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव लगभग 10,545 सचिव निरंतर 18 तारीख से आज तक हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। सरकार हम लोगों को बुलावा भेजी थी और एक बार हमारे समिति गई हुई थी उनके पास में, लेकिन किसी प्रकार की कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए निरंतर अभी तक हमारे साथी लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं और भविष्य में यदि सरकार हमारी बातें नहीं सुनती तो अनवरत ये हड़ताल, भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल के रूप में निरंतर जारी रहेगी। साथ ही साथ प्रांत द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई इसमें पहल नहीं करती तो दिल्ली, भारत देश के हृदय स्थल दिल्ली जहाँ जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, वहां हमारे साथीगण हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। हमारा कोई मंशा नहीं है सर कि हम हड़ताल में बैठ करके किसी के काम को रोकें। हमको खुद बहुत ही दुख महसूस हो रहा है कि हमारे कारण यदि गांव के किसी भी प्रकार के जन कल्याणकारी योजना जो जिनसे लाभ लेने के लिए ग्रामीण वंचित हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां बागेश्वरी धाम में 3 दिवसीय कुंदरगढ़ महोत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ है। आयोजन की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मां बागेश्वरी कुंदरगढ़ी माता की विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। कुंदरगढ़ धाम में 3 दिवसीय सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव के शानदार आगाज के दूसरे दिन आपको बताते चलें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा ने माता बागेश्वरी के जयकारे के साथ अपनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। खबर कोरिया के बैकुंठपुर क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 11 लाख रुपए की कीमत की 74 किलोग्राम गांजा आरोपियों के कब्जे से बरामद की है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोरिया पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग पड़ोसी राज्य उड़ीसा से गांजा तस्करी करके यहाँ पर लाते हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर कल हमारी जो सीमावर्ती क्षेत्र है सूरजपुर बॉर्डर का डुमरिया, वहां पर चेक पॉइंट लगाया गया था। इसमें विशेष टीम लगी हुई थी इसमें विनोद पासवान के नेतृत्व में।
तो इसमें एक जो सफेद कलर की स्कॉर्पियो एन गाड़ी, इसमें पुलिस वाली जो लाल नीली बत्ती रहती है वो लगी हुई थी, उसको मुखबिर सूचना के आधार पर रोककर उससे तलाशी लिया गया। इसमें 2 व्यक्ति मिले और साथ ही इसमें बोरियों में भरा हुआ 74 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें से एक व्यक्ति योगेश कुमार पुरे रामानुज नगर सूरजपुर का रहने वाला और दूसरा बहादुरपुर ये बुढ़ार पटना क्षेत्र का रहने वाला है और इन लोग पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। 2020 में इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की तरफ मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें जेल में रह चुके हैं और इसमें जो गांजा पकड़ा गया है 74 किलो, इसकी जो बाजार कीमत है वो तकरीबन 11 लाख रुपए है। इस प्रकार एक बड़ी सफलता पूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कई निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांकेर के भरतलाल मटियारा को छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि शालिनी राजपूत को राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस मौके पर हमारे साधना प्लस न्यूज के संवाददाता मनीष सिन्हा ने भरतलाल मटियारा और शालिनी राजपूत में से विशेष बातचीत की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग की लिस्ट जारी कर दी है, अध्यक्ष की लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ भरत मटियारा जी हैं, जिनको मत्स्य बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष बनाया गया है इनको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। सबसे पहले तो आपका साधना प्लस न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज को। सबसे पहले साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने एक गांव का छोटा सा किसान को उस टाइप का एक दोबारा जिम्मेदारी दिया। मैं उन सभी एक एक बूथ के जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं, खासतौर पे मंडल के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता का बहुत आभार हूं। और निश्चित रूप से ये जो पद में जो मेरे को मिला है, ये दोबारा मिला है। मैं एक छोटा सा कृषक हूं और कृषक होने के नाते मेरे को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है, निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं कि मेरे को दोबारा ऐसा जिम्मेदारी दिया गया। जैसे कि मटियारा जी ने कहा कि इन्हें दोबारा पद दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि जब पहले भी भाजपा की सरकार थी तब इन्हें मत्स्य बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी कुशल कार्य के कारण ही इन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह देखते हैं आप इसे? मैं भारतीय जनता पार्टी में एक चीज मैं लगातार देख रहा हूं, सन अपने 80 से मैं 6 अप्रैल 1980 में स्थापना हुआ है, तब से 77 में भी थोड़ा बहुत मैं काम किया हूं। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो काम करते हैं, चाहे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देते हैं, आज भी जैसे सरकार नहीं था, पहले दूर दूर तक सरकार बनने कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं थी, उस समय हम लोग पार्टी के झंडा का बैनर उठाते थे, हम खुद झाड़ू लगाते थे, खुद दरी बिछाते थे, खुद माइक लगाते थे, उसके बाद स्टेटमेंट जारी करते थे। तो ऐसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को निश्चित रूप से अभी 36 जो मिला है, उसमें 36 के 36 लोग को वही निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सबको मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास हमको दिलाना पड़ेगा कि हम दोबारा फिर छत्तीसगढ़ में कैसे वापस आए, इसकी तैयारी हमको आज से करना पड़ेगा। जिम्मेदारी ले लेना एक अलग विषय है और जिम्मेदारी को निर्वहन करना ये दूसरी बात है। और मैंने पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहा। इस 14 महीना में 27 जिले का मैं भ्रमण किया 3 बार, ये उसी का भी परिणाम है। और जिस प्रकार संगठन में जो जिम्मेदारी लगातार मेरे को दे रहे हैं, आज 11। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।